तो गाइस गुड इवनिंग। और आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। और उसका हमारा आज का थर्ड लेक्चर है ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना। तो पहला पढ़ लीजिएगा, ओम का नियम पदार्थों के, ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्ग के लिए मान्य है, सभी पदार्थों के लिए नहीं, सभी पदार्थों के लिए नहीं। बच्चे समझिएगा, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, ग्रेविटी यूनिवर्स में कैपिटल जो जी था, कैपिटल जी, ग्रेविटेशन लॉ में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था 11th में, वो किसके लिए था, यूनिवर्स के लिए था। ब्रह्मांड में कहीं पे भी कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसमें 1/4 आता था, उसकी वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी सेम होती थी। कैसे होती थी, सेम होती थी, कितनी 9/9। इसके बाद में बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे अभी आप आगे, तो वो भी ब्रह्मांड में कहीं भी सेम रहेगा, ये पूरे यूनिवर्स के लिए है। परंतु जो ओम का नियम है ये पूरे यूनिवर्स के लिए नहीं है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, अतः ओम का नियम सर्वात्रिक नियम नहीं है, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। अतः ओम का नियम सर्वात्रिक नियम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, जो पदार्थ ओम के नियम का, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करती हैं उन्हें ओमीय चालक, ओमीय चालक, वैज्ञानिक लोग ओमिक कंडक्टर अथवा रेखीय चालक कहते हैं, अथवा रेखीय चालक कहते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ओमीय चालक क्या होता है, ओमीय कंडक्टर। देखिएगा, यदि हम इधर ये आएगा, अगर आप करंट लें, इधर पोटेंशियल लें, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स माने क्या, धातुएं, धातु जिसमें करंट पास होता है, उसमें जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे, जैसे 0, 5, 10, 15 वोल्ट ले लो, 5, 10, 15, 20, 25। देखो जैसे जैसे करंट इंक्रीज किया, करंट जब हम लोग करते हैं 5 एम्पियर सपोज करते हैं, तो जो वोल्टेज हो जाएगा वो सपोज करते हैं वो भी कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। और यदि करंट कर दिया जाए 10 एम्पियर, कितना कर दिया जाए 10 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है ना। यदि करंट कर दिया जाए 15 एम्पियर, कितने एम्पियर कर दिया जाए 15 एम्पियर, तो वोल्टेज में कितना जाएगा 15 एम्पियर। जैसे जैसे हम लोग करंट इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में आर भी इंक्रीज होगा, यानी कि लाइन कैसी रहेगी, एक सीधी रेखा, कैसी रहेगी, सीधी रेखा, आर की सीधी रेखा रहेगी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बनाना, ऐसे ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा देखने में। जैसे जब करंट बढ़ा उसी रेशियो में क्या बढ़ा, इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। सेम रेशियो में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस। कैसे बोलते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमीय बराबर। हाँ बिल्कुल बनाएगा, समझिए बच्चा। करंट और वोल्टेज अब देखो हम लोग इंक्रीज क्या करेंगे,
वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे? वोल्टेज। तो करंट ऑटोमेटिक क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े बी प्रोपोर्शनल आई। वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट क्या होता है? इंक्रीज कर होता है। क्या होता है? वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, जब करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो बच्चा ये सीधा ग्राफ देगा। कैसा ग्राफ देगा? सीधा ग्राफ देगा। नोट करो। सभी धातुएं इसी में सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। देखिए प्रायोगिक सीमा में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रायोगिक सीमा में अर्धचालक व अचालक भी ओम के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालेगा और नेक्स्ट पॉइंट में डालिएगा अनोमीय चालक। नेक्स्ट पॉइंट है अनोमीय चालक। ठीक है, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय चालक कहलाते हैं। क्या चालक कहलाते हैं? अनोमीय चालक कहलाते हैं। जैसे गैसें, टारपाइनिक वाल्व, टारपाइनिक वाल्व, अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड क्या होता है? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर द्वारा। ट्रांजिस्टर, डायोड। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर इत्यादि। अब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड ऑन रेसिस्टिविटी। समझो पहले हमने नेक्स्ट टर्म पे कल बताया था, और उसकी कल वाले पार्ट की जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी वीडियो नहीं बनी, ठीक है ना। इंग्लिश में उसको मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश में है। तो और कल हमने बताया था कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी को किसे नोट करते हैं? बताइए। प्रतिरोधकता को किससे नोट करते हैं? आर प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोधकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फटाफट बताइए, देखो बताइए। प्रतिरोधकता अरे रो से नोट करते हैं पागल, कैसे नोट करते हैं? रो से। और कंडक्टिविटी को जी से। किससे? ये बच्चे ने स्मॉल जी लिखा है, बच्चा कैपिटल जी लिखते हैं। अच्छा कैपिटल है वो आपका, अच्छा स्टाइलिश लिखा है। चलिए देखो पहले समझ लो जो कल नहीं आए थे। अच्छा देखो रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है? करंट को डिस्ट्रॉय करना, करंट को रोकना, इसका काम होता है रेजिस्टेंस। ये किससे क्रिएट होता है? खुद किससे बनता है? ये सबसे बड़ा धोखेबाज होता है।
पुल बनता किससे? पोटेंशियल से। पोटेंशियल इंक्रीज करते तो करंट इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आता है? आर। तो हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। यही आर होता है रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिरोध। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पकड़ पकड़ लाता है कौन? पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पकड़ पकड़ लाता है और चार्ज को क्या बना देता है? करंट बना देता है। चार्ज क्या बनाता है? धारा बनाता है। क्या बनाता है? चार्ज आने के आवेश, आवेश का बना देता है धारा। पकड़ के लाया आवेश को और क्या बना दिया? चलो चलो धारा बना दिया। अब रेजिस्टेंस इसी से बना है। ये कहते हैं रुको, ये टांग खींचता है, क्या आगे ना बढ़ो, ठीक है ना। तो आर क्या कहता है? रोकता है। और रोकता कैसे? इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रॉय करके। कैसे? इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रॉय करके। ये रेजिस्टेंस का वर्क है। तो साइंटिस्ट सोचा कि साला का रेजिस्टेंस तो काम खराब कर देगा, तो क्या इसका उल्टा बनाना चाहिए। तो इसके उल्टे में क्या बनाया? कंडक्टिविटी। क्या बनाया? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जी से। ये क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हिंदी में बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं बच्चा? चालकता। और इसको जी से नोट करते हैं। किससे? जी से। अब जी इक्वल क्या होता है? 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इसका यूनिट आर का यूनिट ओम होता है, इसका ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। तो जी का काम क्या होता है? करंट को इंक्रीज करना। क्या होता है अच्छा? करंट को इंक्रीज करना, यानी कि पोटेंशियल को, जैसे ये बाप है पोटेंशियल और क्या लड़का है। अब ये बाप का क्या पकड़ता है? टांग पकड़ता है, ठीक है ना। बाप टांग पकड़ता है। बाप से क्या बना? एक और लड़का बना आई और फिर एक और लड़का करना आर। तो एक लड़का क्या करता है? टांग पकड़ता है कि हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल का रुको, अच्छा तो हमारे लड़के होके मेरी छोटे लड़की टांग पकड़ रहे हो करंट का, ठीक है ना। तो क्या तुम टांग पकड़ खींचो तो एक काम करते हैं, एक नया लड़का अपना पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो कौन पैदा किया? कैपिटल डी। अब इसका काम क्या है? ये कहते हैं पापा तुम चिंता ना करो, ये जितना रोकेगा उतना बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्या करता है? कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है। इस रेजिस्टेंस ने अपने जैसे एक दुष्ट पैदा कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। अब क्या था कि आर कब इंक्रीज होता है? जब लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। यदि किसी कंडक्टर की, यदि किसी चालक तार की या किसी चालक तार का लेंथ बड़ी हो, लेंथ कैसी हो? ज़्यादा हो। लेंथ कैसी हो? ज़्यादा हो। तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा? यदि लंबाई बड़ी हो तो प्रतिरोध कैसा होगा? ज़्यादा होगा। आर प्रोपोर्शनल लेंथ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? कम होगा। लेकिन जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब कंबाइंड कराया तो कंबाइंड कराने क्या बना? एल अपान है। क्या बना? एल अपान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया आर इक्वल रो। क्या आएगा? रो एल अपान एल। तो रो इक्वल क्या आएगा बच्चा? रो इक्वल आएगा आर ए अपान एल। आएगा नहीं आएगा? आर ए अपान एल। और हमने बताया भी था इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है ना। तो देखो जो कंडक्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, इसे कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं? रो को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। सॉरी, रो को क्या बोलते हैं हम लोग? रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। यूनिट क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। ये काम क्या करता है? रो अपने पापा की साझा करता है, ठीक है ना। वो पापा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है? ये भी करंट को रोकने का काम करता है। कौन? प्रतिरोधकता। नाम ही उसका ऐसा है, प्रतिरोधक। कैसा है? प्रतिरोधकता, ठीक है ना। परमानेंट रोकने वाला, ठीक है ना। जिसका जितना क्या होगा? प्रतिरोधकता होगा। जितना रो की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतना वो कम कैसा होगा? उसमें कम इलेक्ट्रॉन पास होंगे। जिसमें प्रतिरोधकता कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें पास होते हैं? चांदी में। तो चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है? लिखवाया था नहीं लिखवाया था?
नहीं लिखवाया था, तो ये जरूर अब इसे हम लिखवा देंगे। अच्छा लिखवाया था ना 1.6 × 10⁻⁸, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा होती है फ्यूज क्वार्ट्ज, किसकी होती है? फ्यूज क्वार्ट्ज की 10⁻16 कितनी होती है? यहाँ पर -8 है, वहाँ पर 10 कितनी है? +16 है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्यूज क्वार्ट्ज की, ठीक है ना। वो नहीं लिखवाया था पूरा, बता दिया आपको, ठीक है। चलिए हम लोग प्रदत्ता पर ताप की निर्भरता ज्ञात करते हैं, हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। अब जैसे कोई वायर है लोहे का, तो उसकी चालकता क्या होगी? सेम रहेगी, चाहे छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो। रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है, जो रो होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। रेसिस्टिविटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो बच्चा जब रेसिस्टिविटी सेम रहती है, लेकिन ये ताप टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देखो बच्चा समझिएगा, जो चालक पदार्थ होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, जैसे चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, यदि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? वो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस समझते हैं ना? प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि करंट स्लो पास होंगे। करंट कैसे पास होंगे? स्लो पास होंगे। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर माने अर्धचालक, देखो एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, एक होता है चालक। जो चालक होता है सबसे ज़्यादा करंट किससे पास होगा? सबसे अच्छा चालक। सबसे कम जिसमें पास ही नहीं होता है वो चालक कहलाता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, अब लकड़ी को गीला कर दोगे तो चालक की तरह बिहेव करने लगेगा। कांच, ठीक है ना, ग्रेफाइट, ये क्या है? ये कुछ चालक है। क्या है? जो चालक है। अब सेमी कंडक्टर जो अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। अब देखो रूम टेम्परेचर पर किस पे? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? बोलो 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसमें करंट पास नहीं होता है। क्या होता है? उसमें करंट पास नहीं होता है। वो इंसुलेटर की तरह, कैसे? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इंसुलेटर मतलब कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? कुचालक की तरह व्यवहार करता है। और यदि रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर जाए, रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर जाए, यानी कि रूम के ताप से अधिक ताप पर जाए, ठीक है बच्चा, तो क्या होता है? तो जो सेमी कंडक्टर होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? चालक की तरह व्यवहार करता है। मीन्स ये हुआ हमारा कहने का तात्पर्य कि जो टेम्परेचर के काटने की बात कर लें तो जो अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। अगर चालक की बात कर लें, चालक पदार्थ की, यदि चालक पदार्थ है तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी? घटेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। उल्टा होता है, ठीक है ना। बात समझे बच्चा? चलिए लिखिएगा, सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। सभी पदार्थों की निर्भरता ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? ताप पर। परंतु विभिन्न पदार्थ लेकिन विभिन्न पदार्थ एक जैसी निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते हैं। एक जैसी निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चा क्या बताया?
जैसे बताया कि सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है, लेकिन कंडक्टर का जो चालक पदार्थ है उसका ताप बढ़ाते हैं तो चालकता घटती है, एक जैसी नहीं होती है। ठीक है ना। कम तापांतर कम का कितना वैल्यू? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए अधिकांश पदार्थों की प्रतिरोधकता निम्न समीकरण पर निर्भर करती है। निम्न समीकरण पर निर्भर करती है। देखो समझो फॉर्मूला पहले, इससे न्यूमेरिकल बहुत आता है बच्चा। टी इक्वल ऐसा रो टी इक्वल रो नॉट इक्वल रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब बच्चा समझिएगा, ये रोटी क्या है? अननोन टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता, अननोन टेम्परेचर पर रेसिस्टिव। ठीक है ना। और ये दिया होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टिविटी इतनी है, इसमें दिया होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टिविटी कितनी है? इतनी है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ये टी नॉट क्या है? टी नॉट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस का बात हो तो हट ही जाएगा, 0 डिग्री है, कितना है? 0 डिग्री है। अब 0 रख देंगे 0 जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा? रोटी क्या? रोटी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी नॉट जगह रख देंगे 0, अल्फा टी आएगा। ठीक है ना। तो रो टी इक्वल रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी आएगा ना बच्चा। इसको रिप्लेस करके इधर ले आए तो रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी, तो व्हाट इज अल्फा? रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी। ये टी क्या है? टेम्परेचर है बच्चा। ये टी क्या है? टेम्परेचर बोले तो ताप। क्या है? ताप। नोट किया बच्चा? लिखिए बेटा। यार यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा ताप गुणांक लिखिएगा। यहाँ पर अल्फा देखिए ताप गुणांक है। यहाँ पर अल्फा इसको अच्छा प्रतिरोधकता गुणांक लिखिए। यहाँ पर अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। ये अल्फा प्रतिरोधकता कौन सा? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या? ताप गुणांक क्या है ये बच्चा? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इसे बोलते कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी। ठीक है ना बच्चा? आगे समझिएगा। इसकी जो यूनिट जो होती है लिखिएगा, इसका जो मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है बच्चा? केल्विन इनवर्स। क्या होता है? केल्विन इनवर्स। क्यों होगा बच्चा? समझो। देखो रो का जो यूनिट होगा वही इस रो का यूनिट होगा, और वही इस रो का, तो रो का मान लेकर हटा देंगे तो 1/T है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो 1/T केल्विन होगा। ऊपर ले क्या जाएगा? केल्विन इनवर्स। क्या जाएगा? केल्विन इनवर्स। यदि बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या होती है? बताओ, बोलो। केल्विन इनवर्स का मात्रक हो गया, मात्रक हुआ अल्फा का
केल्विन इनवर्स। और बीमा क्या होगी बच्चा, ताप बीमा क्या होती है थीटा, तो उसकी क्या जाएगी थीटा इनवर्स। लेकिन ऐसे नहीं लिखा होगा, बीमा जब भी लिख के आएगी तो बीमा कैसे लिखेगी, m की पावर 0 है ही नहीं, l की पावर 0, थीटा की पावर माइनस, ये अल्फा की बीमा हो गई। अब देखो हम लोगों को ये भी पता है कि जो हमारा प्रतिरोधकता होता है, रेसिस्टिविटी होती है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। किसके होता है, प्रतिरोध के, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका समीकरण किया, तो लिखेंगे प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता, प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता। अब यहाँ लिख देंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ क्या लिख दिया रेजिस्टेंस, क्या लिख दिया टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो प्रतिरोधकता रो होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसके कैसे पता है बच्चा, अभी हम लोगों ने पाठ किया था आर प्रोपोर्शनल क्या था एल बाई ए, तो जब कांस्टेंट हटाया तो क्या आया रो एल बाई ए, एक पता चला, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, ठीक है बच्चा। अब हम लोग आर और रो में रिलेशन की बात कर रहे हैं, समझिएगा, आर रो में रिलेशन की बात किया तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसी समझिएगा आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है ना। तो आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इस जीरो कर दिया जीरो, तो आर टी इक्वल आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी आया, ठीक है ना। आर नॉट किधर माइनस किया, क्या आएगा आर टी माइनस आर नॉट इक्वल आर नॉट अल्फा टी। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर नॉट की, तो सॉरी अल्फा की, अल्फा इक्वल आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, ठीक है ना। और मात्र क्या भी केल्विन होगा, ठीक है, नोट करिए बच्चों, इनवर्स नहीं होगा। देखो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि Q इक्वल 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर चांदी के तार का प्रतिरोध 2 ओम है, ये 200 नहीं लिखा बच्चा, ये लिखा है 2 ओम है, और उबलते हुए जल में इसका प्रतिरोध 2.4 ओम है। द्रव का ताप ज्ञात करो, अल्फा इक्वल 3.8 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो हम लोगों को फार्मूला पता है आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा और टी माइनस टी नॉट। अभी टी की वैल्यू पूछ रहा है, टी नॉट वैल्यू तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता तो इसका काम ही खत्म हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अब कितना 20 डिग्री सेल्सियस, तो टी नॉट जगह कितना रखेंगे बच्चा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और आर टी वैल्यू कितनी है 2.4, कितना है ये आर टी वैल्यू कितनी है 2.4, कितना है बच्चा 2.4। आर नॉट वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर चांदी का प्रतिरोध 2 है। आर नॉट का मतलब जो टी डिग्री यहाँ पर 20 होगा या तो 0 होगा, बस इतना ही होगा। तो रख दिया आर नॉट वैल्यू 2.4, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पुट अप किया यहाँ पे 3.8 10⁻³ और टी हमें फाइंड करना है, और टी नॉट की जो वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, वो सॉरी यहाँ पे आर नॉट वैल्यू 2 है, कितना है 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 1.2, तो 1.2 यहाँ आया, और ये हमारा है 1 प्लस 3.8 10⁻³ टी माइनस 20, और 1.2 से -1 कर देंगे तो आएगा 3.8 10⁻³ टी माइनस 20,
अब 0.2 बचेगा और इक्वल 3.8 आया एंड 10 टू पावर -3 आया, t माइनस 20 आया। अब बच्चा यहाँ पे लिखेंगे t माइनस 20 इक्वल टू 0.2, ये मल्टीपल में है, ये डिवाइड में आ गया 3.8 10 टू पावर -3, पॉइंट से पॉइंट को खत्म किया, ठीक है ना। ये 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 38 इंटू 10 टू पावर, अच्छा बड़ी चला गया, काम ही खत्म हो गया। ये कितना है 19 है, कितना है 19 बनाते, ठीक है ना। मीन्स इसे 1 पॉइंट देखो, इसको जैसे t माइनस 20, ठीक है ना, और 10 टू पावर 3 का मतलब कितना हुआ 1000, कितना हुआ। अब 1.19 है, 19 लिख लो, 1.9 लिख सकते हैं। जब 1.9 लेकिन इस पॉइंट लगाया तो जीरो कहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, सॉरी ऊपर, यहाँ पे कितना पड़ेगा 10 हो जाएगा, नहीं घटेगा। 1.9 किया 19 था, एक पॉइंट यहाँ बढ़ाया, कितना बढ़ाया, एक पॉइंट अपनी मर्जी से, यानी कि अपने हो रहा है, अपने और प्लस का, इस 0 0 कैंसिल कर दिया और 1.9 को 2 सपोज कर लें, लगभग है 2 का भाग दें, कितना आएगा 50, ठीक है ना। तो कितना आएगा t माइनस 20 इक्वल 50, तो t इक्वल 50 प्लस 20, तो t टेम्परेचर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, कैसा अप्रॉक्सीमेटली कितना 70 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन था। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम।